बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी समझने के लिए अगर आप लोग हार्ट का कंडक्शन पाथवे सिस्टम समझ दें तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि आपको बताया, सबसे ऊपर क्या चीज़ होती है? एसए नोड। एसए नोड से करंट आता है आपके एवी नोड के अंदर। ठीक है, एवी नोड से ये फैलता है पूरे हार्ट के अंदर ब्रोकिंजे फाइबर्स के थ्रू, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, बंडल ब्रांच। बेसिकली जब मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट के जो मसल्स हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं? इंटरकलेटेड होते हैं। तो हार्ट के अंदर पूरे के अंदर करंट, एक के अंदर करंट फैलेगा तो पूरे के अंदर फैल जाएगा। समझे नहीं? ये स्पेशलाइज्ड वायरिंग है हार्ट के अंदर। एसए नोड, एवी नोड और प्रोकिंजे फाइबर्स, राइट साइड, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, इनकी जो स्पीड है, जैसे कि हमने इसका एक्शन प्रेशर ऊपर पढ़ा था, कार्डियक जो हार्ट के मसल्स का कंडक्शन है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है इनकी। सबसे ज़्यादा जो कंडक्शन स्पीड है वो एसए नोड की है। एसए नोड से जो करंट है पूरे एट्रिया में फैलेगा, एट्रिया से एवी नोड में आएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाएगा, राइट बंडल ब्रांच में, और पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाएगा। ठीक है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो लेफ्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर वेसिकल्स में भी कन्वर्ट होता है जाके। अच्छा, ऐसे नोड बेसिकली मौजूद कहाँ पे होता है? आपके एट्रियम के अंदर, बेसिकली एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम और स्पीयर वेना के बाद। ये बेसिकली ये हार्ट का मेन बॉस है, मेन पेस मेकर है। पेस मेकर से क्या मुराद है? हार्ट के कंट्रैक्शन का जो रेट है ये मॉनिटर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जो एवी नोड है बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है? इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर, इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर, इंफीरियर पार्ट में। समझ गया नहीं? अच्छा, जो एवी नोड और एसए नोड की जो ब्लड सप्लाई है वो आती है राइट कॉरोनरी आर्टरी से। ये फिक्रा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अगर किसी पेशेंट को इंफीरियर वाल एमआई हो तो इंफीरियर वाल जो होती है वो राइट कॉर्नरी आर्टरी से सप्लाई हो रही होती है। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी इन्वॉल्व हो इसकी भी हार्ट डिजीज में, तो इस वजह से पेशेंट को क्या होता है? हार्ट ब्लॉक्स, ब्रेडिकार्डियाज होते हैं। अच्छा, एसए नोड का रेट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एवी नोड का, बंडल ऑफ हिस का, उसके बाद और सबसे स्लो रेट होता है वेंट्रिकल्स का। जैसे मैंने कहा था कि हार्ट के जो सारे के सारे मसल्स और सेल्स हैं ये पेस मेकर बनने की सलाहियत रखते होते हैं, लेकिन जो पेस मेकर मेनली होता है वो कौन सा होता है? एसए नोड। क्यों? क्योंकि इसका रेट सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी पेशेंट को का करंट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रहा है तो उस पेशेंट को नेचुरली ब्रेडिकार्डिया होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स का पेस क्रिएट करने का जो रेट है वो सबसे कम होता है। ठीक है। अच्छा, सीम ऑफ कंडक्शन सबसे ज़्यादा है परकिंजे फाइबर्स की और सबसे थोड़ी है एबी नोड की। इसी वजह से ऐसे नोड से जब एबी नोड तक करंट आता है तो थोड़ा डिले आता है। समझे नहीं? अच्छा, इसी के ऊपर ये एक तस्वीर बनती है जब करंट पूरा इस सिस्टम में से गुजरता है। समझे नहीं? जब पेशेंट का ऐसे नोड में करंट प्रोड्यूस हुआ उससे आपकी पूरे एट्रिया के अंदर करंट फैल गया। इसको कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। इससे पी वेव प्रोड्यूस होगी। समझे नहीं? उसके बाद आपके एवी नोड के अंदर आके जब करंट पहुंचा तो थोड़ा डिले आएगा। तो डिले आएगा वो किस फॉर्म में जाहिर होगा? पीआर सेगमेंट की सूरत में। ठीक है। उसके बाद ये करंट जो है ना फैला राइट परकिंजे, लेफ्ट परकिंजे फाइबर्स के अंदर, तो ये पूरे वेंट्रिकल्स को पोलराइज करेगा। इसको कहते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। इससे क्या चीज़ बनेगी? आपका क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बाद जब वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन होगी इसको कहते हैं, इससे बनेगी टी वेव। ठीक है। पी वेव इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी आर इंटरवल इज जब आपका एवी नोड के अंदर करंट ठहरा हुआ है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और आपकी टी वेव इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है,
ये आपको लाजमी आना चाहिए कि पी वेव कैसे बनती है, क्यूरेस कंप्लेक्स का क्या मतलब है, टी वेव का क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी उसी चीज की समझ ली। पी वेव इज एट्रियल डिपोलराइजेशन, पीयर इंटरवल इज टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। क्यूरेस कंप्लेक्स क्या चीज है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। क्यूटी इंटरवल क्या चीज है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और टी वेव क्या चीज है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, अच्छा, एक टर्म यूज होती है, इसको कहते हैं जे पॉइंट। जे पॉइंट वो होता है जहाँ पे क्यूएस खत्म हो रहा है और आगे टी वेव शुरू होने लगी है। ये बेसिकली क्या चीज है, जंक्शन बिटवीन दी एंड ऑफ द क्यूएस कॉम्प्लेक्स एंड स्टार्ट ऑफ एसटी सेगमेंट। अच्छा, आप लोग गौर करें, जो ईसीजी होती है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, या सेगमेंट होते हैं या इंटरवल्स होती हैं। सेगमेंट वो वाला पोर्शन होता है ईसीजी का जिसमें कोई वेव नहीं होती। सेगमेंट क्या चीज है, जिसमें वेव नहीं होती। इस वजह एस टी सेगमेंट है, पी आर सेगमेंट है। अगर पी आर इंटरवल, पी आर सेगमेंट इतना सा है, पी के खत्म होने से लेके क्यू आर एस के शुरू होने तक किसी का सेगमेंट। अगर पी आर इंटरवल है, वो क्या है, पी वेव से शुरू होने से लेके क्यू आर एस कम्प्लेक्स के शुरू होने तक, तो इंटरवल के अंदर आपकी वेव आ गई है। इसी तरह क्यूटी इंटरवल है। क्यूटी इंटरवल क्या चीज है, आपके क्यू से शुरू होने से लेके टी के एंड तक, इसमें भी जो दो वेव्स आ गई हैं, इसको हम इंटरवल बोलते हैं। तो सेगमेंट और इंटरवल का आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। सेगमेंट वो पोर्शन है जिसके अंदर कोई वेव नहीं होती, जबकि इंटरवल वो पोर्शन है जिसके अंदर कोई वेव होती है। ठीक है, अच्छा जी, यू वेव बनती होती हैं, नॉर्मल इसी के अंदर यूजली मौजूद नहीं होती। ये एक साइन है हाइपोकैलीमिया का, एक फीचर है हाइपोकैलीमिया का। पेशेंट का जब हाइपोकैलीमिया होता है तो आपको पी वेव की तरह की एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलती है जिसको हम कहते हैं यू वेव। अच्छा, जो ईसीजी है ना, इसको ऐसे समझ लें, ये हार्ट के गिर्द कैमरास लगे हुए हैं। जो ऊपर की तरफ रुख होगा इसको कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जो नीचे की तरफ रुख होगा इसको कहते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ईसीजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसके ऊपर अलहदा से एक पूरा एफसीपीएस होता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक्स है ना, उसमें आप लोगों को इतने पोर्शन, ये इतना पोर्शन आपको लाजमी आना चाहिए। हार्ट का करंट कैसे मूव कर रहा है, आपकी पी वेव, पीयर इंटरवल, क्यूआरएस कम्प्लेक्स, टी वेव, इनसे क्या मुराद है, ये इनसे क्या चीज, क्या इवेंट हो रहा है हार्ट के अंदर। जब टी वेव आ रही है तो मतलब हार्ट के अंदर क्या इवेंट हो रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रही है। अच्छा, हम इस बुक के हिसाब से एबनॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, क्योंकि इस ये जो बुक है ये बेसिकली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा बेसिक मकसद इस वक्त है एग्जाम पास करना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों को इस तरह, ईसीजी की पिक्चर आ जाती है। अगर इसी की हम लोग पिक्चर देखें तो इसमें हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, टाइकार्डिया। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक हल्की सी बता देता हूँ ईसीजी की। इसी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेट, फिर हम देखते हैं रिदम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्सिस, इसका हम देखते हैं एसटी सेगमेंट। उसके बाद देखते होते हैं कोई अरिथमियाज है कि नहीं, अरिथमियाज और हार्ट ब्लॉक्स। ठीक है, जब आपने इसी हाथ में पकड़नी है तो आपने सबसे पहले रेट देखना है, फिर रिदम देखना है, फिर एक्सिस देखना है, फिर एसटी सेगमेंट देखना है, फिर अरिथमियाज के लिए आपने उसको असेस करना है। अच्छा, रेट देखने का क्या तरीका होता है, अच्छा जी, अगर इस चीज को पकड़े तो रेट देखने का क्या तरीका होता है, हम लोग दो क्यूरेस कम्प्लेक्स देते हैं, उनके दरमियान बड़े खाने गिन लेते हैं। अगर आप लोग गौर करें तो इसी चीज के ऊपर दो तरह के खाने होते हैं, बड़े वाले खाने और छोटे वाले खाने। ठीक है, आपने बेसिकली दो क्यूआरएस कम्प्लेक्स पकड़ने हैं, इनके दरमियान बड़े वाले खाने के लेने, एक, दो, तीन और 3.5। तो आप पेशेंट का हार्ट, इसको हम 300 पे डिवाइड कर देंगे, 300 डिवाइड बाई 3.5, तो पेशेंट का हार्ट रेट ऑलमोस्ट 90 के करीब बन रहा है, 80 से 90 के दरमियान। ठीक है, ये हो गया पेशेंट का रेट देखना। नेक्स्ट हमने क्या बोला था, रिदम देखना। रिदम देखने का क्या तरीका होता है,
जैसे कि रिदम क्या चीज होती है बेसिकली, अगर ये हार्ट के सारे फाइबर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो ईसीजी की ये वाली शेप बनती है। अगर फर्स्ट के यहाँ पे ब्लॉक आ जाए, यहाँ पे कोई मसला आ जाए कि करंट यहाँ से आगे पास ना हो, तो क्या होगा, पीरियड वाला प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अगर पेशेंट का यहाँ पे इस्कीमिक हार्ट डिजीज की वजह से यहाँ पे मसला आ गया तो ये करंट रुक जाएगा यहाँ से, और करंट यहाँ से होके यहाँ तक पहुंचेगा, तो उसको लंबा टाइम चाहिए होगा करंट पहुंचाने के लिए, तो क्वेरस कम्प्लेक्स ब्रॉड हो जाएगा। समझ गया नहीं? इसको हम कहते हैं रिदम देखना। रिदम देखने के लिए का एक तरीका ये है कि हम लोग एक पेपर लेते हैं, पेपर लेके हम उसके ऊपर 3 निशान लगा लेते हैं, निशान लगा के हम उसको इसके ऊपर ऐसे मूव करते हैं। अगर इनका आपस का डिफरेंस एक जैसा रह रहा हो तो इसका मतलब है कि रेट पेशेंट रिदम पेशेंट का ठीक है। दूसरा तरीका होता है हर क्यूरस कम्प्लेक्स में देना पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी, और सबका आपस का जो डिफरेंस है, यानी पी आर सेगमेंट क्यू टी इंटरवल एक जितना फासला है, पी आर सेगमेंट और इसमें इसका पी आर सेगमेंट एक जितना फासला है, सारे एक एक फासले से एक जैसे फासले से आ रही हैं। इसको कहते हैं रिदम देखना। ठीक है। तीसरी चीज होती है एक्सिस देखना। एक्सिस से क्या मुराद है कि आपका जो बॉडी है उसके अंदर हार्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पड़ा हुआ है। एक्सिस हम लोग देखते हैं 1 और 3 के अंदर। आप लोगों को जैसे मैंने कहा था, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन उसको कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन उसको कहते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन। 1 और एवीएफ के अंदर नॉर्मली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेटली पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव से क्या मुराद है, ऊपर की तरफ होता है। 1 और एवीएफ के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऊपर की तरफ है। अगर हम इसको फेसबुक के अंगूठे समझ लें, जैसे हम थम्स अप बोलते हैं ना, तो 2 थम्स अप हम इसको कह लें, ये भी ऊपर की तरफ है अंगूठा, ये भी अंगूठा ऊपर की तरफ, ये थम्स अप है। ठीक है। अच्छा, ये है एक्सिस नॉर्मल है पेशेंट का। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चीज देखते हैं ईसीजी के ऊपर, वो देते हैं एसटी सेगमेंट। अगर आप लोग गौर करें नॉर्मल ईसीजी के ऊपर, इसमें सारी जो वेव्स या सेगमेंट्स सब एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के या ऊपर है या नीचे है, या ऊपर है या नीचे है। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसका एस टी सेगमेंट। बतौर डॉक्टर आपको एस टी सेगमेंट का लाजमी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर एस टी सेगमेंट अपनी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर उठा हुआ है उसको कहते हैं एस टी सेगमेंट एलिवेशन, अगर नीचे की तरफ गया हुआ है इसको कहते हैं एस टी सेगमेंट डिप्रेशन। समझ गया नहीं? तो एस टी एलिवेशन आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग इस ईसीजी पे गौर करें तो इसमें दोनों चीजें हैं, एस टी सेगमेंट एलिवेशन भी है और डिप्रेशन भी है। V2, V3, V4 के अंदर एस टी ऊपर उठा हुआ है, V2 से लेके V4 तक एस टी उठा हुआ है, और लीड 2, 3 और एवीएफ में एस टी सेगमेंट नीचे की तरफ किया हुआ है। एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों इकट्ठे एक ही ईसीजी में हो, इसको हम कहते होते हैं पेशेंट को इस वक्त एक्टिव इस्कीमिया चल रहा है, इस वक्त पेशेंट को एक्टिव इस्कीमिया चल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखने वाला है। आपने एसटी सेगमेंट को कभी नहीं भूलना। एसटी सेगमेंट को हम जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर तो नहीं उठा हुआ या नीचे की तरफ तो नहीं गया हुआ। अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ उसको हम कहते हैं एलिवेशन, और नीचे की तरफ गया हुआ उसको क्या कहते हैं, एसटी डिप्रेशन। अच्छा, एसटी एलिवेशन और डिप्रेशन हम लोग किन लीड्स के अंदर देखते हैं, इसको अपने लोगों ने रटा लगाना है। 1 और एवीएल, 2, 3 और एवीएफ, और V1 से लेके V6 तक, 2 इकट्ठी लीड्स कोई भी आ जाए। समझ गया नहीं? 1 एवीएल इज लेटरल वॉल, एल से एवीएल के अंदर एल आता है, इसको आप लोग याद रखें, दिस इज लेटरल वॉल। एफ के अंदर एवीएफ के अंदर एफ आता है, दिस इज इंफीरियर वॉल।
ठीक है। वो V1 to V60 तक इज एंटीरियर वॉल। इसका क्या मतलब है, जब आपने लीड 1 देखी है ना तो साथ ही AVL भी देखनी है, और आपने लीड 2 देखी है तो साथ ही 3 और AVF देखना है। समझिए ना, इनको ऐसे समझने की सारी आपस, ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, ये 6 की 6 आपस में रिश्तेदार हैं, इनमें से कोई दो आपस में, दो के अंदर इकट्ठी फाइंडिंग आ गई तो इसका मतलब वो पॉइंट सिग्निफिकेंट है। अगर लीड 1 के अंदर चेंजेस हैं और AVL में चेंजेस नहीं है, इसमें हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक चेंजेस। अगर लीड 1 के अंदर ST सेगमेंट डिप्रेशन है तो फौरन AVL देखें। अगर AVL में भी डिप्रेशन है, इसका मतलब पेशेंट को लेटर बार इसकी भी चल रहा है। अगर हम लीड 2 देखी है तो फौरन साथ कौन कौन सी लीड्स देखनी है, 3 और AVF, और फिर वाल इसकी में चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ECG की अब नॉर्मेलिटीज मोटी मोटी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। एग्जाम्स कौन से जो स्पेशली मुश्किल वाले इम्तिहान है उनके अंदर क्वेश्चन आता होता है टॉर्सिड डी पॉइंटीज का। टॉर्सिड डी पॉइंटीज में क्या मुराद है, अगर आप लोग नॉर्मल ECG देखें, नॉर्मल ECG के अंदर QRS का प्राइस कितना पतला सा है, लेस देन अबाउट एक स्मॉल स्क्वायर के बराबर है ऑलमोस्ट। टॉर्सिड डी पॉइंटीज में क्या हुआ है, एक तो टैकिकार्डिया, हार्ट रेट ज्यादा है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्यूरस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है। तीसरा ऐसे जैसे स्प्रिंग चल रहा है, जैसे कि स्प्रिंग चल रहा है अपने ही पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, इस वजह से हम इसको पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकिकार्डिया भी कहते हैं, पॉलीमार्फिक VT भी कहते हैं टॉर्सिड डी पॉइंटर्स को। लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ECGs है USMLE के इम्तिहानों में आने के लिए। ऐसे क्यूरस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड विद, ऐसे जैसे क्यूरस कॉम्प्लेक्स बड़े हुए दरम्यान में छोटे हुए फिर बड़े हो गए, ऐसे जैसे कि एक वो चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का मैग्नीशियम मैनेज करते हैं, पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। ये क्वेश्चन आता था टॉर्सिड डी पॉइंटर्स की मैनेजमेंट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। ये होता किस किस वजह से है, कीटोटर्मल प्रोलोंगेशन, हाइपोकनीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, या कंजेनिटल माइग्रेनिटिस की वजह से। समझ गए नहीं, इस तरह का रिदम दिया हो तो उसकी मैनेजमेंट सबसे कॉमनली पूछी जाती है कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, पेशेंट को IV मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपका QT इंटरवल प्रोलोंगेशन करवाती है। QT कहाँ पे होता है भला, QT क्या चीज़ है, QT इंटरवल है। इसको इंटरवल क्यों कहते हैं कि इसके अंदर दो वेव्स आ रही हैं, आपकी QRS वेव आ रही है और आपकी T वेव आ रही है, इस वजह से इसको QT इंटरवल आई है। QT इंटरवल प्रोलोंगेशन किस किस कंडीशन में होता है, जितने भी एंटी रिथमिक्स हैं एरिथमिया प्रोड्यूस भी करवाती हैं क्लास 1A और 3 के अंदर, एंटीबायोटिक्स स्पेशली मैक्रोलाइड्स, आपकी एंटीसाइकोटिक्स हेलोपेरिडोल, एंटी डिप्रेसेंट्स TCAs, एंटीमेटिक्स लाइक ओंडेनसेट्रॉन्स, ये सारी क्या करवाती हैं, QT इंटरवल प्रोलोंगेशन करवाती हैं। और कंजेनिटली भी लॉन्ग QT हो सकता है। कंजेनिटल दो कंडीशन होती हैं, रोमानो वार्ड और जर्वल लैंग नीसन सिंड्रोम। ये दोनों को भी याद रखने का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। आप इतना याद रखें कि जब पेशेंट का QT इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, उसकी अंडरलाइंग क्या क्या काजेस हो सकती हैं, हाइपोकनीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ड्रग्स और कंजेनिटल। ये सारी काजेस क्या हैं, QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन की काजेस हैं ये सारी के सारी। ठीक है। अच्छा, कंजेनिटल लॉन्ग QT किस वजह से होता है, यूजली पेशेंट को आयन चैनल डिफेक्ट की वजह से, आयन चैनल डिफेक्ट की वजह से। इसकी वजह से जब लॉन्ग QT होगा पेशेंट को इस तरह के रिदमियाज ज़्यादा होंगे, रिदमियाज होंगे तो पेशेंट की सडन कार्डिक डेथ का रिस्क बड़ा इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से इन पेशेंट्स के अंदर हम लोग ICD लगा देते होते हैं, इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर लगा देते हैं। अब कंजेनिटल लॉन्ग QT में दो क्वेश्चन आते होते हैं, रोमानो वार्ड और जेरवल लैंग नील्सन सिंड्रोम। आपने देखना है पेशेंट को इसी के ऊपर लॉन्ग QT है और साथ डेफनेस है, तो दिस इज जेरवल लैंग नील्सन सिंड्रोम। अगर कोई डेफनेस नहीं है तो दो वो है रोमानो वार्ड सिंड्रोम। ठीक है नहीं, जेरवल लैंग नील्सन सिंड्रोम के साथ डेफनेस का लफ्ज याद रखना है। डेफनेस मीन्स पेशेंट को सुनाई नहीं देता,
लॉन्ग क्यूटी है, कंजेनिटल मसला है, रोमानो वार्ड। कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी है, डेफनेस है, जर्मन निक्सन सिंड्रोम। ये दो बड़े मशहूर एमसीक्यूज हैं। जर्मन निक्सन सिंड्रोम, मैग्नीशियम सल्फेट देना ट्रीटमेंट के लिए, ड्रग्स कौन कौन सी लॉन्ग क्यूटी करवाती हैं, और टॉर्सेट डी पॉइंटेस बेसिकली क्या चीज़ है, पॉलीमार्फिक क्यूटी है। ये बहुत ही मशहूर एमसीक्यूज हैं, स्पेशली एमआरसीपी और यूएसएमएलई के। अच्छा, फिर आता है ब्रुगादा सिंड्रोम। ब्रुगादा सिंड्रोम क्या चीज़ होती है, बेसिकली कंजेनिटली पेशेंट के अंदर ऑटोसोमल डिसऑर्डर होती है, जिसके अंदर आपको एसटी एलिवेशन मिलती है V1 से V3 के दरमियान। अगर आप लोग गौर करें तो आपकी जो ईसीजी होती है, इसके अंदर चेस्ट लीड्स होती हैं और लिम्ब लीड्स होती हैं। नॉर्मल ईसीजी की तरह ये नॉर्मल ईसीजी है। 1 2 3 AVR AVL और AVF, दीज आर कॉल्ड लिम्ब लीड्स। ठीक है, V1 से लेके V6 तक दीज आर कॉल्ड चेस्ट लीड्स। समझ गया नहीं? अच्छा, जो V1 V2 और V3 के अंदर आपको एसटी एलिवेशन मिले, लेकिन पेशेंट को किसी किसी भी कोई चेस्ट पेन ना हो, और हमेशा जब भी उसकी ईसीजी करें उसको ये नॉर्मलिटी आ रही है, उसको कहते हैं ब्रुगादा सिंड्रोम। इसका नुकसान क्या हो सकता है? दिस कैन लीड टू एरिथमियास, टेकीरिथमियास, और पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ हो जाए। इसी वजह से इन पेशेंट्स में हम लोग क्या लगाते हैं? इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर। अच्छा, बहुत ही मशहूर एबनॉर्मेलिटी, स्पेशली टोक्स के अंदर एमआरसीपी में इसकी पिक्चर आती होती है, वह है WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं WPW सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाया था कि नॉर्मल जो आपका पाथवे है क्या है, एसए नोड, एवी नोड, प्रिकिंजे फाइबर्स। अगर पेशेंट को एसए नोड के अलावा इन इन असेसरी पाथवेज बन जाए, यानी कि वायरिंग में इजाफा हो जाए, तो क्या होगा? उसका जो एवी नोड तक करंट पहुंचने का काम है वो ज़रा डिले हो जाएगा। जब डिले होगा तो आपका जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो उसकी अप स्ट्रोकिंग होगी, ऐसे उसकी शेप हो जाएगी। बेसिकली किस वजह से है? असेसरी पाथवेज की वजह से प्री एक्साइटेशन हो जाती है इसके अंदर, जल्दी एक्साइटेशन हो जाएगी, और ये एक्यूटली क्यूआरएस कम्प्लेक्स डिपोलराइज होने की बजाय से आहिस्ता आहिस्ता डिपोलराइजेशन होगी और जल्दी शुरू हो जाएगा। जो पीयर इंटरवल यहाँ से यहाँ तक होना था, अब वो सिर्फ इतना रह गया हुआ, यहाँ से पेशेंट का क्यूआरएस शुरू हो गया हुआ। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने याद रखना है, अप स्लोपिंग ऑफ द क्यूआरएस होता किस वजह से है? असेसरी पाथवेज की वजह से, असेसरी पाथवेज की वजह से। और वेंट्रिकल्स जल्दी डिपोलराइज शुरू हो जाते हैं। डेल्टा वेव, इसको हम कहते हैं डेल्टा वेव। इस अप स्ट्रोकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा वेव। ठीक है, अच्छा, इसका नुकसान क्या हो सकता है पेशेंट को? जब एससी नोड ने करंट भेजा, वो सही तरीके से आपके हार्ट की तरफ नहीं पहुंचने की वजह से पेशेंट को डिफरेंट तरह के एरिथमियास हो सकते हैं, स्पेशली एसवीटी, स्पेशली एसवीटी। ठीक है, तो WPW सिंड्रोम में आपने अगर नॉर्मल ईसीजी देखें आप लोग, तो इसमें देखें स्ट्रेट ऊपर की तरफ पी खत्म हुई और साथ ही क्यूरस, ऐसी सीधी लाइन शुरू होती है। लेकिन WPW सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा होता है कि आपकी पिक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें डेल्टा वेव आ रही होती है। ठीक है, समझ लग गई? पी के बाद आपकी अगर स्ट्रेट लाइन की बजाय टेढ़ी लाइन ऊपर की तरफ जाए, दिस इज कॉल्ड WPW सिंड्रोम। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। उसकी तफसील में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि अप स्ट्रोकिंग जो है वो, अगर आप पेशेंट की वो हो गया, दैट इज WPW सिंड्रोम। मैं इस वजह से इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये चीज़ हम लोगों ने सीखी थी अपने FCPS के IMM के दरमियान, जब हम लोग इस चीज़ की
प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आने के लिए, एग्जाम में आने के लिए, कि पेशेंट को डेल्टा वेव है वो बनती किस वजह से है, असेसरी पाथवेज की वजह से। असेसरी पाथवे से क्या मुराद है कि एट्रिया से वेंट्रिकल तक करंट आ रहा है ज़रा डिफरेंट रास्ते से। ठीक है, ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, आप लोग स्ट्रेट रास्ता लेने के बजाय शॉर्टकट ले लें। ठीक है, उसी वजह से पेशेंट को प्री एक्साइटेशन होगी, इसी वजह से पेशेंट को टैकीरिथमियास होंगे। अच्छा, फिर आती है एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो पेस मेकर है वो है एसए नोड। एसए नोड कहाँ पड़ा होता है? एट्रिया के अंदर। अगर एसए नोड डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपका पूरे का पूरा एट्रिया जब वो उसके अंदर से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट से इतना नहीं करेगा, वो जस्ट कांपेगा। उस कांपने को हम कहते हैं फिब्रिलेशन। इसमें होगा क्या, अब एट्रिया जो है वो पूरी तरह डीपोलराइज नहीं हो पा रहा, तो पेशेंट को कोई करंट, कोई वेव उसकी पहुंचेगी, कोई नहीं पहुंचेगी। और पी वेव हमसे पहचानी नहीं जाएगी। पी वेव प्रोड्यूस किस चीज से होती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन से। तो जब एट्रिया पूरी तरह डीपोलराइज ही नहीं हो पा रहा तो करंट भी पूरा नहीं पहुंचेगा। इस वजह से पेशेंट की जो रिदम है वो इरेगुलर होता है। मीन्स कि इन दो का फासला देखें, इन दो का फासला देखें, इन सब का फासला एक दूसरे से डिफरेंट है, और आपको कोई पी वेव नहीं पहचानी जा रही। Absent P wave with irregular rhythm is called atrial fibrillation. Chaotic erratic baseline with no P wave is called atrial fibrillation. अच्छा, अब atrial fibrillation जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो आपके हार्ट के अंदर ब्लड स्टे करेगा। जब स्टे करेगा तो उससे क्या होगा? क्लॉट बनेगा। जो क्लॉट जो है वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा सकता है। तो पेशेंट को क्या हो सकता है? लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है, गट का इस्कीमिया हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। समझ गए नहीं? इस वजह से जब हम पेशेंट को मैनेज करते हैं तो उसकी तीन चीजें मैनेज करते हैं: रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल और एंटी कोआगुलेशन। समझ गए नहीं? एंटी कोआगुलेशन क्यों जरूरी है? कि जब आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट ना करने की वजह से जब ब्लड स्टे करेगा तो क्या होगा? क्लॉट बनेगा। तो क्लॉट को हमेशा तोड़ना जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट के तीन मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल और एंटी कोआगुलेशन। अच्छा, आपको इसी चीज आएगी, उसमें आपको दिखाया होगा ऐसे जैसे आरी के दंदे होते हैं, सा टूथ अपीयरेंस। ठीक है नहीं? एट्री फिब्रिलेशन का ही जैसा ये इवेंट है, लेकिन इसको हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर। बेसिकली क्या चीज है? रैपिड सक्सेशन ऑफ आइडेंटिकल बैक टू बैक एट्रियल डिपोलराइजेशन। इसमें एट्रियल डिपोलराइजेशन इतनी रैपिडली हो रही है कि करंट को यहाँ से नीचे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। एट्रिया ही बार बार डिपोलराइज होता चला जा रहा है, तो यहाँ तक करंट पहुंचता ही नहीं है। इसको कहते हैं एट्रियल फ्लटर। ठीक है, एट्रियल फ्लटर के अंदर इसी के अंदर क्या खास बात होगी? साठ उथ अपीयरेंस होगी, साठ उथ अपीयरेंस। ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है ना, एक प्रेसिपिटेटर बड़ा मशहूर प्रेसिपिटेटर फैक्टर है इसका, है सीओपीडी। सीओपीडी के पेशेंट के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकती है और एट्रियल फ्लटर भी होता है। इसकी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट वही मैनेजमेंट होती है जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन की मैनेजमेंट है, क्योंकि इसके अंदर भी आपका एट्रिया जब पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड स्टे करेगा तो वहां पे क्लॉट बनेगा, और क्लॉट निकल के जा सकता है कहाँ कहाँ? आपकी लिम्ब के अंदर, आपकी गट के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर। लिम्ब इस्कीमिया, गट इस्कीमिया और स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट। मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या देना है? रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल और एंटी कोआगुलेशन। ये मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि एट्रियल फिब्रिलेशन की मैनेजमेंट हम लोगों के SR-AP के लेवल के जो इंटरव्यूज होते हैं उन पे भी बातें पूछी जाती है। ठीक है नहीं? अच्छा जी, फिर है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्या चीज होती है? जैसा मैंने कहा था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ कांप रहा है। अब एट्रिया के सिर्फ कांपने से तो जिंदगी जो है वो चलती रह सकती है, क्योंकि वेंट्रिकल काम कर रहा है आपका, वो वेंट्रिकल ने ब्लड मेनली पुश करना है। लेकिन अगर वेंट्रिकल के साथ ये मसला हो जाए कि वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट ना करे, वेंट्रिकल सिर्फ कांपे, तो क्या होगा? हार्ट से ब्लड बाहर ही नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? पेशेंट की डेथ हो सकती है, बल्कि डेथ हो जाती है अगर हम लोग इसको रैपिडली करेक्ट ना करें तो। ठीक है।
कंप्लीटली रेटिक रिदम विद नो आइडेंटिफाइबल वेव्स। अब इस पे देख लें तो आप नहीं कह सकते इनमें से पी वेव कौन सी है, क्वेरस कौन सा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई इसमें कोई आइडेंटिफाइबल वेव है ही नहीं। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, इमीडिएट डिफिब्रिलेशन और सीपीआर। इमीडिएट डिफिब्रिलेशन और सीपीआर ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशन होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, और ये पहली अरेस्ट अरिथमिया भी है। मरने से पहले जो अरिथमिया चलता है ना, वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं एवी ब्लॉक्स। अब एवी ब्लॉक की मैंने जैसे आप लोगों को बात कही थी कि आपकी पी वेव आई, सॉरी एसए नोड आया, एवी नोड के अंदर थोड़ा डिले आया, डिले आने के बाद आगे करंट पहुंचा है। ठीक है, ये जो अगर इस जगह पे मसला आ जाए तो आपके करंट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में डिले आ जाएगा, इसको कहते हैं एवी ब्लॉक। अब एवी ब्लॉक तीन तरह का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री इसको बोलते हैं। जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसके अंदर सिंपल पीआर इंटरवल होता है, सिंपल पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन होती है। नॉर्मल ईसीजी के अंदर आप लोग देखें, नॉर्मल ईसीजी किधर गई, अगर ये नॉर्मल ईसीजी है तो इसमें देखिए आपका जो पीआर इंटरवल है छोटा सा है, ऑलमोस्ट 3 स्मॉल स्क्वायर्स तक होता है पीआर इंटरवल, 3 to 4। अगर 3 से ज्यादा स्मॉल स्क्वायर्स हो जाएं उसको हम कहते हैं पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन है। तो ये पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन हुई है, सॉरी या पी यहाँ से लेके यहाँ तक 200 मिली सेकेंड से ज्यादा हो जाए इसको क्या कहते हैं, पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन है, और दिस इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक दो तरह का होता है, मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2। मोबिट्स 1 जो है ना, इसका बड़ा स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं वेंकी बैक फिनोमिना। ये वेंकी बैक फिनोमिना ये बड़ी मशहूर ईसीजी है जो आपकी ऑस्पिस के अंदर बड़ी कॉमनली आती है, क्योंकि इसका नाम बड़ा फैसिनेटिंग सा है। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो पीआर इंटरवल है ये प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग करता है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग करता है। यहाँ पे छोटा था, इस जगह और बड़ा हो गया, इस जगह और बड़ा हुआ, और इसके इसमें इसमें क्या होगा, बड़ा होते होते बीटी ड्रॉप होगी, आगे क्यूरस रिफ्लेक्स आया ही नहीं, फिर दोबारा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल, and this is Mobitz 1 second degree heart block, also called Wencky back phenomena। ठीक है, ये बड़ी मशहूर ईसीजी है, आपने पीआर इंटरवल पे गौर करना है। पीआर इंटरवल यहाँ पे छोटा है, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और बीटी ड्रॉप हो गई, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल। अच्छा, जो मोबिट्स 2 है इसके अंदर क्या हुआ कि पीआर इंटरवल तो एक जैसा रह रहा है, लेकिन बगैर कुछ बताए बीट ड्रॉप हो गई है, बगैर कुछ बताए क्यूरस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है। जब क्यूरस ही नहीं होगा इस बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपकी हार्ट बीट ही नहीं आएगी, समझ गए नहीं। इसके अंदर बगैर बताए क्यूरस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप बीट दैट आर नॉट प्रेसिडेड बाय एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द पीआर इंटरवल। टाइप 1 के अंदर क्या था, पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन थी। सेकंड डिग्री के टाइप 1 के अंदर क्या था, प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल था, प्रोलोंगेशन थी। लेकिन मोबिट्स 2 के अंदर क्या हो रहा है कि पीआर इंटरवल भी नहीं चेंज हो रहा, लेकिन खुद ब खुद ही बीट ड्रॉप हो गई है, इसको कहते हैं मोबिट्स 2। ठीक है, इसका नुकसान ये होता है कि ये आगे ट्रांसफर हो जाता है, आगे कॉम्प्लिकेट हो जाता है, समझ गया नहीं। इस दिस में लीड टू थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या जिसको हम लोग कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। अब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि एट्रिया अपना धड़क रहा है और वेंट्रिकल अपना कर रहा है। इसके दो दोस्त हैं, एक बंदा एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन उनके दोनों के आने जाने का कुछ पता नहीं है। पहले दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते थे, लेकिन अब जो है वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं। एट्रिया अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसके अंदर हार्ट रेट जो होता है ना, वो हार्ट रेट आपका प्रोड्यूस होता है क्यूरस कॉम्प्लेक्स से। क्यूरस कॉम्प्लेक्स आता है वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन से, वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन होता है तो आपका हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, आपकी पल्स आती है। जब पल्स ही नहीं आएगी तो हार्ट रेट कैसा होगा, कम होगा। इसमें से हमेशा याद रखना है, जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसके अंदर पल्स हमेशा कैसी होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल बीट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर,
P wave and QRS complexes are not rhythmically associated. लेकिन एट्रियम वेंट्रिकल का कोई पता नहीं है, अपनी मर्जी से दोनों धड़क रहे हैं और P और QRS कम्प्लेक्स अपनी मर्जी से आ रहे हैं। एट्रियल रेट वेंट्रिकल रेट ज़्यादा होता है, लेकिन जो कि एट्रिया जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे बीट नहीं प्रोड्यूस होनी, तो वेंट्रिकल रेट हमेशा कम होता है। इस वजह से आपको देखें ये एक क्यूरस यहाँ पे है, एक क्यूरस यहाँ पे है, तो बेशक अगर हार्ट रेट निकालें 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर 7 को हम 300 पे डिवाइड करें तो कितना जवाब आता है? अबाउट 30 और 40 के करीब जवाब आता है ऑलमोस्ट। तो 40 हार्ट रेट इज ब्रेडिकार्डिया। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन आता होता है किस हार्ट ब्लॉक में हम लोग पेशेंट को पेसमेकर लगाते हैं? तो पेसमेकर हम दो कंडीशन में लगाते हैं, सेकंड डिग्री मोबिट्स 2 और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। इन दोनों कंडीशन में हम पेशेंट को पेसमेकर